अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम इस्तांबुल। तो अभी आज फाइनली हमारा इरादा है कि काफ़ी दिन से हम इस्तांबुल का ट्रिप कर रहे थे। जैसा आप देख भी रहेंगे हम बस में बैठे हुए हैं, तो अब हम इस्तांबुल से थोड़ा बाहर निकलने की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने चूज़ किया है, एक डे ट्रिप मिलता है। यहाँ पे 2 आइलैंड हैं, उनको प्रिंसेस आइलैंड। अच्छा, ये प्रिंसेस फीमेल वाला प्रिंस नहीं है, लाइक प्रिंस एंड प्रिंसेस के प्रिंस के आइलैंड। तो उन 2 आइलैंड को प्रिंस के आइलैंड कहा जाता है। वो यहाँ से थ्रू शिप अभी बस में जा रहे हैं, लेकिन बस में बिल्कुल नहीं उधर जाएंगे, थ्रू शिप या फेरी लेके उधर जा सकते हैं। तो बेसिकली एक तो हम ये एवेलुएट करेंगे कि वेदर ये ट्रिप करना वर्थ करता है कि नहीं करता। इसके उन्होंने हमसे कितने, आई थिंक 35 यूरो पर पर्सन चार्ज किए हैं। तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी 35 यूरो में रिटर्न होगा फेरी का, उन दोनों गाइडेड टूर होगा, प्लस ये है कि एक टाइम का शायद लंच भी ये प्रोवाइड करें उन्हीं पैसों में। तो वैसे तो 35 यूरो अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो थोड़ा जो बस का है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमें भी बुक किया और बहुत सारे इस एरिया के होटल्स जो थे उनको इन्होंने, मतलब जो लोग भी बुक किए हुए थे उन सबको बारी बारी उनके होटल से कलेक्ट किया है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आपको डोर स्टेप पे आपको सर्विस मिल रही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये देखा जाए कि अगर हम तकरीबन वो लोग थे कि जो सबसे पहले आके इस कोच में बैठे हैं, तो जब वो जो टाइम दिया हुआ था हम उस टाइम पे पहुंच जाए। हमें तो नहीं पता था कि यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो खैर हम अपने टाइम पे बैठ गए और वेट करते रहे। एक बंदा आ रहा है, 2 बंदे आ रहे हैं, फिर वो उस होटल को उन्होंने पूरा किया तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद। फिर उसके बाद चला के एक और होटल में लेके गए। उसके बाद खैर आप साथ में ये व्यू भी एंजॉय करें बाहर, ये बॉस्फोरस सी जो है उसका, और साथ सिटी में। तो खैर वहाँ से फिर दूसरे होटल तीसरे होटल करते कराते तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3 घंटे लग गए हैं इनके, कि अपने जो ट्रिप के लोग थे उनको जमा करने। और फाइनली अब निकल चुके हैं हम उस होटल के एरिया, तस्कीन स्क्वायर का एरिया से। अब कहीं हमें ये पोर्ट पे या पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, जहाँ से ये हमें शिप में शिफ्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं उस तरफ को, और साथ साथ हम चलें। ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि हम इस्तांबुल के कुछ व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो जो फ्रंट का ग्लास है, विंडो है इस बस की, वो क्रैक है, उसमें व्यू काफ़ी ख़राब कर रही है। एनीवेज जो कुछ है उसी को एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं उस पोर्ट की तरफ जहां हमें इन्होंने शिप में या क्रूज़ में अब कैसे किस किस्म का होता है वो भी जाके देखते हैं। Okay everyone, good morning. My name is Süleyman. I will be the guide for you today. Actually, I will be the English speaking guide on the boat. अच्छा, ये कोई पोर्ट तो नहीं है जहां हमें उतारा है, ये कोई एक सुनसान सी बे बनी हुई है और सामने शिप आ रहा है। बताया गया कि यही शिप है, और काफ़ी स्लो आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है और वेव्स हैं, जिसकी वजह से आई थिंक उसको पोर्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। मतलब वो कभी घूम के इधर से उधर जाता है। अच्छा, खैर शिप के अंदर भी चेक करें, उसी किस्म का एक टेम्परेरी सा सेटअप लगाया हुआ है। टेबल और चेयर रखे हुए हैं, कोई फ़िक्स नहीं है। लगता है जैसे कोई रेंट पे नहीं, शिप एक छोटा सा ले लिया जाए और फिर उसी को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि सारी चेयर्स ये काइंड ऑफ ऐसी हैं, चेयर और टेबल फ़िक्स नहीं है। अगर ये है कि बहुत ज़्यादा विंडी जिस तरह के अभी है
और वेव अगर ऑफ बैलेंस हुआ ये शिप तो मे बी चेयर्स इधर उधर मूव करना शुरू कर दें। अब अनाउंसमेंट और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो चलें अब इन्हीं की सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सारा मतलब ख्याल है कि वो इंट्रोडक्शन देंगे, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या प्लान है, और कुछ इन्फॉर्मेटिव हो तो चले सुनते हैं इनका। I want to inform you about something. We have a little problem with the sound system. Some of the speakers are not available. If we turn them on, a really bad noise is coming. So that's why, as I know, one speaker will be available. So that's why the sound will not be very good everywhere on the boat. So that's why, please, while we are giving you information, it's better if everybody could be quiet. And so everyone can get the info clearly. So please, while we are giving information, even if you don't want to listen, please try to be quiet so everybody can hear us easily. Okay? Thank you so much. So today we are going to visit the Prince Islands. We should correct that at the first island we will visit because we call it Prince Island. This is the island, the biggest island, the main island. अंदर इंट्रोडक्शन तो अभी चल रहा है और काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर का भी व्यू ले लें। तो मेरा ख्याल काफ़ी हो गया, अब चलते हैं दोबारा अंदर और जाके सुनते हैं, मे भी कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिस वजह से मैं अभी इधर बाहर आ गया। We are now already in the Marmara Sea. So the islands are Bosphorus Strait separates Istanbul into two parts, two continents. So the left side of the Bosphorus, back side Sultanahmet area, this side Taksim area. Even if we continue to the north, this is all European side of Istanbul, and the right side of the Bosphorus Strait, this side in front of us, our left, is the Asian side of Istanbul. So the Bosphorus Strait separates Istanbul into two parts, Asia and Europe, Asian side and European side. And we have totally 5 connections in Istanbul between Europe and Asia. We have 3 bridges and 2 tunnels. So the first bridge, the first connection in the city between Europe and Asia is the Bosphorus Bridge. And it was built in 3 years, between 1970 and 1973. In 3 years it was built, and it was built by 2 companies. One of them was English and another one was a German company, and it costed 21 million American dollars. 52 years before, 21 million dollars was the cost of the Bosphorus Bridge. And it is 1,560 meters long, 1.5 kilometer long, 35 meters wide and 65 meters high from the sea level. So the Bosphorus Bridge is the first bridge, the first connection in the city between Europe and Asia. Architect Sinan was the greatest architect in our history. So his student built the Blue Mosque. So the right side of Blue Mosque, from this side we can see again, from the back door you can see again, right there, the second building we can see, the one with 4 towers, that is Hagia Sophia. Actually, this is the 3rd Hagia Sophia in Istanbul. So before this one, the Byzantines built 2 more Hagia Sophia in the city. So during those problems, first 2 Hagia Sophia were destroyed, and then the 3rd one, this one was built in the same area. It was built by the order of Byzantine Emperor Justinian I. Between 532 537, in 5 years period, it was completed. And so this building we see here, it is from the 6th century, so it is almost 1,500 years old. This Hagia Sophia we see here, almost 1,500 years old. So Hagia Sophia was built as a church, as an Orthodox church, so it was used as a church for more than 900 years. And after the conquest of Istanbul by the Ottomans in 1453, by the decision of the Sultan who conquered Istanbul, Mehmed II, the conqueror of Istanbul, it was converted as a symbol of the conquest at the same time. It was converted from a church into a mosque. So it was used as a mosque for about 500 years. And after the foundation of Turkish Republic in 1923, and after 11 years from that, in 1934, इंट्रोडक्शन तो बहुत ही लंबा हो गया। मैंने ऑब्वियसली पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये था कि बहुत अच्छी डिटेल से इस बंदे ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ये एक चीज़ मुझे पॉजिटिव लगी है सो फार इस ट्रिप की। तो खैर उसने एक एक चीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा चलें बाकी का भी इस ट्रिप का ओवरव्यू लेते हैं। तो ऊपर
एक तो वहाँ पे वो पीछे देखा आपने शॉप सी बनी हुई छोटी सी, तो अभी ऊपर से हमने सोचा कि एक तो इस्तांबुल सिटी का इस वक्त हमारे ये जो राइट साइड पे आई थिंक ये एशियन साइड है वो भी नज़र आ रही है, और सारे जो भी आइलैंड्स इधर से जिनकी तरफ हम जा रहे हैं आई होप कि वो भी नज़र आ रहे होंगे। तो ऊपर से सारा सी क्या और इर्द गिर्द का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज हवा बहुत तेज़ है, ये मेरा ख्याल यही नहीं, ये आइलैंड तो है, तो ये भी आइलैंड, लेकिन डेफिनेटली इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हम सीधे आगे टोटली 2 आइलैंड्स पे जाना है। मे बी वापसी पे इस पे जाएं क्योंकि पहले हमने जो फार आइलैंड है जो दूर वाला है उस पे पहले जाना है और फिर वापसी पे हमने एक और आइलैंड पे स्टॉप करना है। तो अब आई डोंट नो कि पहले हमने किस पे जाना है। ये वाला जो सामने नज़र आ रहा है शायद यही हो कि इतने दूर से तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी लग रही है, हालांकि ये आइलैंड्स हैं तो इसका मतलब है लोग काफ़ी रहते हैं। एनीवेज़ देखते हैं किस पे पहले जाते हैं और किस पे बाद में जाते हैं और कैसा सीन है उधर। चेक करें यार, क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत लग रहा है ये वाला आइलैंड। एक तो सनी होने की वजह से, एक लाइट और वेदर उसकी वजह से ये बिल्डिंग्स बहुत ही एक खूबसूरत लग रहा है कि सामने सी और उसके बाद बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग्स और उनके पीछे ऊपर माउंटेन का व्यू भी आ रहा था। तो खैर अभी डॉक होके जाके फिर देखते हैं कि और क्या क्या है, लेकिन यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत, सो फार तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। शिप से उतार के सबको जमा किया है, वो जो एक फ्लैग वाला बिल्कुल जैसे बाकी मोस्टली टूर देखे हैं तो आगे वो बंदा लगा हुआ है जिसने एक फ़्लैग पकड़ा हुआ है ताकि सारे उसके पीछे उसको फॉलो करें। तो बेसिकली एक तो टाइम वगैरह उन्होंने बता दिया, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर, और वापसी का टाइम उन्होंने कर दिया कि 120 पे वापस आना है। तो उसके बाद यहाँ से हमें लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं कि यहाँ साइकिल रेंट पे मिलते हैं, तो वहाँ से रेंट पे साइकिल लेके देंगे, उसका पे हमने सेपरेटली करना है अगर लेना है। तो फ़िलहाल हमारा तो कोई मूड नहीं है कि साइकिल लिया जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विंडी है और ये बहुत अप एंड डाउन हिल है एरिया। अगर बाहर निकलना है तो वैसे हम एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम है, पहले तो खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह का ये टाउन और आइलैंड है, तो उसके बाद देखेंगे कि अगर टाइम मिला तो साइकिलिंग करनी हुई तो साइकिल हम खुद से भी ले लेंगे, क्योंकि इनके साथ लेके कोई देखते हैं कि या तो ये कोई स्पेशल डिस्काउंट लेके दें, अदरवाइज़ तो खुद से भी लें। तो मोस्टली होता यही है कि यहाँ पे जो ट्रिप वाले होते हैं उनके साथ लेने का फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ पे वो लेके जाएंगे वो महंगा देंगे, अगर उसके बगैर आप कुछ ले लेंगे तो शायद वो सस्ता मिल जाए। ये चेक करें ये मस्जिद। अच्छा, साइकिल उनके साथ ना लेने का जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा रहा। एक तो यहाँ पे जगह जगह ये साइकिल शॉप्स अवेलेबल हैं जो रेंट पे आपको साइकिल देती हैं, आप किसी से भी किसी टाइम ले सकते हैं। और कुछ से हमने नेगोशिएट करके देखा है कि जो प्राइस वो ऑफ़र कर रहे थे जहाँ हमें टूर वाले लेके गए हैं उनसे कम प्राइस में कुछ तो दे रहे थे, कुछ ज़्यादा, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो खैर हम साइकिल पे में भी ये चीज़ें मिस कर देते क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर माउंटेन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त आइलैंड है। और ये चेक करें कि यहाँ की स्ट्रीट्स का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, ये तो आई थिंक घूमने फिरने वाली जगह है और ये पैदल ही घूम के आप देख सकते हैं। और ये चेक करें सामने बिल्कुल अगेन साइकिल शॉप के जगह जगह पे साइकिल शॉप्स हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपने
उनके साथ आएँ और जहाँ पे वो लेके जग गए हैं तो वहाँ से नहीं लिया तो शायद मिस कर देंगे। तो हर जगह पे हैं और इस आइलैंड पे जो सो फार मैंने देखा है कि सब कुछ इलेक्ट्रिक है। एक तो बाइसिकल्स हैं और ये जो बाइक्स वगैरह हैं ये भी इलेक्ट्रिक हैं। अभी ये सामने जो यहाँ का मेन कह लें कि जो सेंटर पॉइंट है इस आइलैंड का, यहाँ पे ये बस स्टेशन है छोटा सा। ये बसेस लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ से चलती हैं और ये भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक ही हैं। तो हम ये स्क्वायर भी इधर घूमते हैं। मेरा ख्याल वंस अगेन साइकिल ना लेने वाला डिसीजन अच्छा था कि हम ये सारी चीज़ें सुकून से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर से आगे तो लग रहा है कि लोगों के गाड़ी हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ को नहीं जा रहा। इस साइड पे ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इधर की हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो प्योरली लग रहा था कि रेजिडेंशियल एरिया है। वैसे तो वो भी इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए कि लोग यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह के घर हैं, लेकिन सम टाइम जब आप ऐसी जगहों पे वीडियो बना रहे होते हैं तो काफ़ी लोग फिर प्रॉब्लम करते हैं कि आप ये एक टूरिस्ट जगह नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों की प्राइवेसी होती है, तो वो वीडियो बनाना उधर इतना अच्छा नहीं समझते। तो हमारे पास इतना ज़्यादा एरिया इधर है तो हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं, उस एरिया को नहीं छेड़ते। लेकिन एक चीज़ सो फार मैंने जो ऑब्ज़र्व की है इस आइलैंड की, कि यहाँ पे एक सुकून बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है। मीन कि हम जैसे इस्तांबुल से आ रहे हैं, इस्तांबुल में तो ऐसे ठीक है एक बागम बाग थी और शायद उसी वजह से ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि इस्तांबुल के बाद हम इतने क्वाइट से क्वाइट टाउन तो नहीं कह सकते, पूरे आइलैंड है, आइलैंड में आ गए हैं। एक तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और जो ट्रैफिक है भी साइकिल्स और सारी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और रिक्शास टाइप हैं। ये चेक करते हैं कि यहाँ पे डिज़र्ट शॉप है और यहाँ पे खैर डिज़र्ट तो हमने वैसे ही चेक किया, लिया नहीं, बाद में कहीं और बैठ के खाएंगे क्योंकि अभी इतनी कोई ख़ास भूख नहीं है। तो खैर अभी सो फार जो मैं कह रहा था कि ये देखें कि इधर भी देखें तो एक तो साइकिल्स हैं और एक एरिया में आप पूरी इन्वायरमेंट देखें कि एक रिलैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पुरसकून। ये घूम फिर के हम फिर वापस उसी जो मेन इनका बस स्टैंड है उसकी तरफ आ गए हैं। तो काफ़ी एरिया तो हमने घूम लिया लेकिन अभी भी काफ़ी एरिया है इस, ये काइंड ऑफ कह लें कि इस आइलैंड का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे भी दोनों साइड पे शॉप्स हैं, रोड्स हैं, लेकिन ट्रैफिक ना होने के बराबर। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सो फार इस टाउन की चीज़ लग रही है ना कि वो यहाँ पे ट्रैफिक का ना होना। सारे टूरिस्ट हैं, लोकल लोग भी कंपैरेटिवली इस्तांबुल की तरह वो बागम बाग और वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। और ये एक सुवेनियर शॉप है, मेरे ख्याल से तो शॉपिंग के लिए ये वाली जो शॉप्स हैं ना ये ज़्यादा आइडियल हैं रादर के आप ये जो कॉपीज़ इधर मोस्टली बिक रही होती हैं। मोस्टली वीडियो तो नहीं बनाने देते लेकिन आई डोंट नो कि लोग कैसे ख़रीद लेते हैं। मैं तो जिस भी शॉप में गया हूँ जहाँ पे ये डिज़ाइनर कॉपीज़ बेच रहे हैं वो इतनी बेकार हैं कि मीन के देख के आइडिया हो रहा है कि ये क्वालिटी तो कहीं भी बाय करने वाली नहीं है। एनीवेज़ ना सिर्फ सुवेनियर्स, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स भी हैं। आई डोंट नो कि ये इसी आइलैंड के थे कि कहीं और से लेके आए हैं। तो खैर हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट इस आइलैंड का एंड ही हो रहा है। अभी वापस आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं हम अपने शिप की तरफ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घूमते फिरते और मेरा ख्याल है कि अगर हमने साइकिल ली होती तो ये चीज़ें कवर नहीं होनी थी जो हमने कर ली हैं। और क्वाइट पॉसिबल है कि साइकिल लेके हमने कुछ और चीज़ें कवर की होती तो वो हो सकती, तो वाइस वर्सा ही है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों चीज़ों के। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये वाला सिटी इनसाइड सिटी का ट्रिप लेना हो तो फिर उसके लिए तो साइकिल को अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों करने हो तो फिर इसके लिए बेस्ट ये है कि आप ये वाला ट्रिप ना लें,
यहाँ पे वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो शिप्स हैं ना वो भी आती हैं। तो आप रादर के काफ़ी उनके ये सामने जो है वो उनका बे है कि जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैं देख रहा था कि उनकी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। हर थोड़ी देर बाद एक शिप आती है कि आप इस्तांबुल से बैठ के वो लेके, और वो बहुत सस्ती भी पड़ती है। और दूसरा उसमें ये होता है कि आपके पास फ्रीडम होता है कि आप मतलब जितना मर्ज़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बल्कि मुझे तो इतना अच्छा लगा ये आइलैंड कि मैं ये सोचता हूँ कि शायद अगर टाइम हो तो बजाय इस्तांबुल में रहने के कोई बंदा 2-4 दिन के लिए इधर आए, होटल ले और इस जगह की एक रिलैक्स लाइफ को एंजॉय करे। क्योंकि जितनी रिलैक्स लाइफ इस आइलैंड पे मैंने देखी है ना, आई कांट इमेजिन कि मुझे नहीं लगता मैंने कहीं और देखी है। इधर शिप में तो लंच सर्व हो रहा है, लेकिन फूड चेक करें उसको बढ़ाया चढ़ाया तो इतना था कि इतने कोर्स मील, और ये देखेंगे मीन के एक तो सर्विंग्स इनका लाइन में लग के इतनी देर से आओ, और लकीली हमने काफ़ी ज़्यादा मंचिंग की हुई थी, हमें भूख नहीं थी, और ये है इनकी सर्विंग। लंच के बाद मैं तो बाहर आ गया हूँ कि थोड़ा इस आइलैंड का और व्यू एंजॉय किया जाए यहाँ से जाते हुए। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था, और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा कभी फिर ज़रूर आएंगे इस आइलैंड पे। तो इसको बाय बाय बोलते हैं। और मेरा ख्याल है अंदर से बहुत शोर शराबे की आवाज़ आ रही है शिप के अंदर से, तो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। इधर तो खूब हल्ला गुल्ला चल रहा है, लगता है लोग इनकी वो फीकी सी वोट देख खा के ना ज़्यादा ही चार्ज हो गए हैं, या कि गुस्से में आ गए हैं तो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। Many local shops. If you want, you can see them. And if you go this way, the street in now on our left side, but when we stop in front of us, if you go this way up, about 5 minutes later, on the second left, there is a church, Orthodox church, Greek Orthodox church. And if you don't, if you continue up, not second left, third right, there is an Armenian church. If you like, you can see them if you are interested. So the sea is getting more rough. So please be careful while you are getting off. Watch your steps. It's too windy nowadays. So now it is 2 o'clock. After 1 hour, at 3 o'clock we will leave from here. Okay, 3 o'clock we will leave from here. Please everyone be careful with the time. Please. Once again सिर्फ 1 घंटे का ही अलाउ किया है। अब मतलब जैसे पिछला आइलैंड था वो तो डेफिनेटली वर्थ करता था कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और ये भी कुछ उसी तरह का लग रहा है कि उसी तरह का रिलैक्स, मतलब एक इन्वायरमेंट में भी आपको फ़ील हो जाता है कि बड़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट है। लेकिन ये चीज़ मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लगी कि आप टाइम बाउंड होते हैं। कि अब ये देखें कि इसका मैप चेक करते हैं इस आइलैंड का कि ये कितना मतलब काफ़ी बड़ा है। अगर आप बस पे भी टूर करें तो इतना घूम फिर के एक वो जो बस लेके जाती है वो रूट बने हुए हैं। फिर आप साइकिल रेंट पे कर सकते हैं, या वैसे घूमना हो तो मतलब 1 घंटा नो वे नियर के आप 1 घंटे में अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। आप एक फ़ील को आइलैंड की एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल हमें करीब करीब ही रहना पड़ेगा। और ये सबसे पहले तो ये मस्जिद आ गई। जब हम पिछला आइलैंड छोड़ रहे थे तो उस वक्त ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त शिप की वजह से हमें छोड़ना, तो चले इस मस्जिद को ये डेफिनेटली ओपन होगी तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक देखें कि वो टर्की स्टाइल की नहीं है, ये थोड़ा हट के हैं मस्जिदें जैसे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं, टिपिकल टर्किश नहीं है। अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है मस्जिद, बड़ी ही रिलैक्स और क्वाइट। यहाँ नमाज का टाइम भी दिया हुआ है, चेक कर लें कि आज के दिन में क्या क्या टाइम है। मुझे तो दोनों आइलैंड्स में कोई फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा, बिल्कुल इसी तरह का स्टाइल वहाँ था, घरों का स्टाइल, शॉप्स का स्टाइल, और उसी तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स है स्ट्रीट्स में। क्योंकि लकीली यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती तो इस वजह से लोग मतलब अच्छा एंजॉय कर सकते हैं बाहर बैठ के। और वही वाला बिल्कुल रिलैक्स कि ट्रैफिक ना होने की वजह से एक पूरी इन्वायरमेंट में जो रिलैक्सेशन है
सिर्फ पीछे सी की साउंड आ रही है, हवा चल रही है लकीली आज तेज़, तो उसकी थोड़ी साउंड है। ऊपर से भी व्यू एंजॉय करें तो देखें कि इतना ही रिलैक्सिंग व्यू है कि कोई शोर, एक होता है ना कि जैसे ट्रैफिक जहाँ भी होगी कुछ ना कुछ तो शोर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सब रिलैक्स है कि आपकी लाइफ में आप ऐसे एकदम से कहीं किसी और ही दुनिया में चले जाते हो जहाँ हर चीज़ एक ठहर सी जाती है। ये वाला सीन और ये जगह तो क्या ही बात है, मतलब इन आइलैंड्स पे तो हमें एक से बढ़कर एक चीज़ मिल रही है। ये एक तरफ तो ये देखें कि इनकी कतार लाइन बनी हुई है पाम ट्रीज़ की बीच, हालांकि हवा विंडी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सी बहुत रफ़ है, लेकिन इस जगह पे फिर भी बैठ के सामने वो इस्तांबुल की हाई राइजिंग बिल्डिंग्स और यहाँ पे रिलैक्स करना, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर शाम को यहाँ पे होंगे तो ये कितना खूबसूरत होगा। वापस शिप में आके वही हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो इनका हल्ला गुल्ला है, जो इन आइलैंड्स की खामोशी और इनका सुकून था ना, उनके आगे कुछ भी नहीं है। ले जी, हमारा प्रिंसेस आइलैंड्स का ट्रिप कंप्लीट हुआ और वापसी पे ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने बस वेट कर रही थी और वो हमें अपनी जहाँ उसको बोलेंगे वो हमें ड्रॉप कर देगी। तो हम वापस होटल तो नहीं जा रहे, उसको ये बोला कि वो बस लकीली जा रही थी यहाँ, जो यहाँ का ओल्ड टाउन है जहाँ आया सोफिया और वो, तो हमने वापस होटल जाके क्या करना था, तो सोचा कि हम उधर ही चलते हैं, थोड़ा टाइम उधर स्पेंड करते हैं। ऑल्दो ये जगह पहले भी देख ली हैं, लेकिन फिर भी उधर काफ़ी रौनक वाली जगह है, उधर चलते हैं और उधर से खाना वगैरह खाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूँ इस ट्रिप का कि वर्थ करता है कि नहीं करता। मेरे नज़दीक आइलैंड्स तो नो डाउट दी बेस्ट जगह है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, लेकिन ट्रिप के साथ जाना, क्योंकि आप टाइम बाउंड हो जाते हो, आपको 1 घंटे में आप कुछ भी नहीं एक्सप्लोर कर सकते लिटरली। मतलब कोई आप वहाँ से अच्छा जगह पे बैठ के कोई अच्छा सा लंच वगैरह भी नहीं एंजॉय कर सकते। मीन इन ट्रिप्स पे, इन आइलैंड्स पे जाने का पर्पस ही क्या कि अगर आपने बागम बाग में जाना है और बागम बाग में वापस आना है, तो मैं एक तरफ तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस आइलैंड्स पे डेफिनेटली जाएं, और सेकेंडली जाएं लेकिन खुद से जाएं, कि आप रादर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके चले जाएं, आप टाइम बाउंड नहीं होंगे। बल्कि इनफैक्ट ये करें कि अगर आप पॉसिबल हो तो 1 या 2 नाइट स्पेंड कर लें, आपको ये लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। खैर, ये हम ओल्ड सिटी की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ बस वाले के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, रोड बहुत तंग है। तो चलें, इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।